नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। राजनीति के बारे में कहा जाता है कि यहाँ कोई किसी का सगा नहीं होता। कल तक जिसको प्यादा समझा जा रहा था वही देवेंद्र यादव आज भूपेश बघेल के लिए छत्तीसगढ़ में सरदर्द बनते जा रहे हैं। जिस तरह से छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज ने अपने जन्मदिन की शुभकामना वाली पोस्ट का प्रत्युत्तर देते हुए देवेंद्र यादव को छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष लिख दिया। क्या वो कोई मामूली मिस्टेक थी जिसे बाद में खुद दीपक बैज ने डिलीट कर दिया और कांग्रेस की ओर से यह सफाई आ गई कि ये मामूली मिस्टेक थी? क्या वाकई ये मामूली मिस्टेक थी या भूपेश बघेल के लिए कोई एक बड़ा संकेत था? भूपेश बघेल जी को, टीएच सिंहदेव को, चरणदास महंत जी को नहीं है। प्रदेश की जनता के बीच में ऐसे तमाम सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई के बीच में दीपक बैज जी ने जो कार्य किया है उसके बारे में विस्तृत जानकारी उन्हें प्रदेश की जनता को देनी चाहिए। 2018 से पहले जब देवेंद्र यादव भिलाई नगर निगम के महापौर हुआ करते थे तब वो भूपेश बघेल ही थे जो उन्हें खाद पानी दे रहे थे। 2018 में टिकट भी भूपेश बघेल ने ही दिलवाई थी और जब भूपेश बघेल 2.5 साल की सत्ता के बाद परेशानी में पड़े तब देवेंद्र यादव ने ही विधायकों का नेतृत्व करते हुए पार्टी आलाकमान यानी गांधी परिवार को झुकने को मजबूर किया था। लेकिन जैसे जैसे वक्त का पहिया आगे घूमता गया, देवेंद्र यादव प्रभावशाली होने के साथ मालदार भी होते गए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हो या न्याय यात्रा हो, देवेंद्र यादव ने ढेर सारे युवाओं को अपने खर्चे पर लंबे समय तक यात्रा में शामिल करवाया और उन्हें इनाम भी मिला। जब बलौदाबाजार एसपी कलेक्टर कार्यालय में आगजनी वाले मामले में वो 6 महीने की जेल काट रहे थे तो उनकी जेल यात्रा के दौरान ही राहुल गांधी ने उन्हें राष्ट्रीय सचिव बना दिया। इतना ही नहीं, 2024 के लोकसभा चुनाव में बिलासपुर का कैंडिडेट भी बना दिया। आज जब दीपक बैज ने देवेंद्र यादव को छत्तीसगढ़ कांग्रेस का नया कार्यकारी अध्यक्ष लिख दिया तो जाहिर तौर पर कुछ खलबली तो मची और जिस तरह से कांग्रेस की ओर से जो सफाई आ रही है वाकई सफाई में सच्चाई है या कुछ और संकेत देने की कोशिश है? छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर की जो सफाई आई है उसमें उन्होंने कहा है आभार दीपक बैज जी की आईडी से किया जा रहा है, उसमें एक त्रुटि हो गई। स्वाभाविक बात है, जब लोग काम करते हैं तो कोई ना कोई गलतियां हो जाती है। धनंजय जी, ऐसी लिपिकी त्रुटि तो सोनिया गांधी की ओर से भी हुई थी जब उन्होंने अपने निर्वाचन फॉर्म में ढेर सारी अपनी डिग्रियां लिख दी थी। जब उसके विरुद्ध सुब्रमण्यम स्वामी ने आपत्ति की तो 2 लाइन की वो भारी भरकम लिपिकी त्रुटि मिटा दी गई, हटा दी गई, बता दिया गया कि त्रुटि हुई थी। निर्वाचन पत्र में लंबी चौड़ी डिग्रियों वाली 2 लाइन की उस लिपिकी त्रुटि को आज भी सोशल मीडिया में मजाक के तौर पर लिया जाता है। तो क्या वाकई दीपक बैज की ओर से ऐसी कोई लिपिकी त्रुटि थी या भूपेश बघेल को कुछ गहरा संदेश देने की कोशिश थी? वैसे गहराई से समझने वाली बात यह है कि इन दिनों चरणदास महंत जो नेता प्रतिपक्ष है उनके साथ दीपक बैज हम कदम बने हुए हैं। चरणदास महंत बीते विधानसभा सत्र में जिस तरह से भारत माला परियोजना के दौरान जमीन अधिग्रहण के मुद्दे पर सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, आज लगता है कि भूपेश बघेल को भी चरणदास महंत की संगत का असर हुआ है। तभी तो छत्तीसगढ़ की विधानसभा में इस वक्त जो मानसून सत्र चल रहा है वहां एक मुद्दे पर चर्चा करते हुए भूपेश बघेल ने भी जैसे ही सीबीआई जांच की मांग की तो बगल में बैठे हुए चरणदास महंत अवाक होकर उन्हें देखने लगे और तो और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी बिना मुस्कुराए रह नहीं सके। इस पूरे प्रक्रिया में भ्रष्टाचारियों को, दोषियों को बचाने की कोशिश हो रही है तो क्या मंत्री जी इसको सीबीआई सौंपेंगे? क्योंकि ये सारा घालमेल दिखाई दे रहा है। सीबीआई से जांच कराएंगे इसकी? तो सीबीआई पे आपको भरोसा है? सीबीआई के ऊपर महादेव सट्टा वाले मामले में सीबीआई ने भूपेश बघेल के घर पर छापेमारी की थी। भूपेश बघेल जब तक मुख्यमंत्री रहे सीबीआई जांच से उन्हें परहेज था। आज बदले हुए हालात में जिस तरह से भूपेश बघेल विधानसभा के अंदर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से हैरानी के साथ आश्चर्य भी हो रहा होगा। शराब घोटाला हो, कोयला घोटाला हो, सीजीपीएससी का घोटाला हो, गोबर का घोटाला हो, राजीव युवा मितान जैसे तमाम मामलों में भूपेश
बघेल आरोपी हैं। चलती विधानसभा के अंदर एक और घोटाले का जिक्र हुआ और यहां समझाने की कोशिश की गई। विधानसभा चुनाव के चंद महीना पहले 1 मई 2023 को, यानी जिस दिन श्रमिक दिवस था, उस दिन बोरेबासी के नाम पर भी दिखावे के लिए छत्तीसगढ़ की जनता के पैसों से एक आदमी के लिए करीब 1800 रुपए के बोरेबासी खिलवाई गई। विधानसभा में इस बारे में एक सवाल के जवाब में जानकारी मिली कि 1 मई 2023 को करीब 50,000 श्रमिकों को बोरेबासी खिलाने के लिए तब की भूपेश बघेल सरकार ने 9 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे। इस हिसाब से एक आदमी पर 1795 रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन भोजन का खर्च सिर्फ 32 रुपए के आसपास ही आया था। लेकिन 15 जुलाई 2025 को छत्तीसगढ़ के विधानसभा में भाजपा के विधायक धर्मजीत सिंह ने जब पूछा कि बोरेबासी दिवस का आयोजन किस उद्देश्य के साथ हुआ था, कितने लोग शामिल हुए थे, कितना खर्च आया था, इस पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने यह एक बड़ा खुलासा किया। तब समझाने की कोशिश की गई कि 27 लाख का पानी और 80 लाख की टोपी पहनाई गई। ऐसे हालात के बावजूद भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता खुद को मानते हैं। उनका मानना भी स्वाभाविक है। 5 साल मुख्यमंत्री रहे और इस दौरान उन्होंने जिस तरह से अपनी व्यक्तिगत छवि के लिए काम किया और आज भी जिस तरह से उनके तेवर हैं, वहां यह समझाने की कोशिश करते हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की राजनीति में यदि कुछ होगा तो भूपेश बघेल की मर्जी से होगा। हालांकि कई मौकों पर चरणदास महंत अपने तेवर तीखे कर चुके हैं। एक बार तो यहां तक बोल चुके हैं कि अगला विधानसभा चुनाव बाबा के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, लेकिन बाबा यानी टीएस सिंहदेव का जिस तरह से ढुलमुल रवैया रहा है, वहां कुछ अलग कंफ्यूजन वाले हालात हो गए हैं। ऐसे में देवेंद्र यादव जैसे राहुल गांधी के कुछ ज्यादा ही करीबी हो चुके कांग्रेस के इस युवा नेता के लिए क्या आगे की राह आसान होगी, इसे भी हमें गहराई से समझना होगा। दरअसल सियासत में कभी कभी दुश्मन बाहर से नहीं अंदर से ही होते हैं, और जिस तरह से देवेंद्र यादव अंदर वाले होकर बाहर के बन चुके हैं, वहां भूपेश बघेल को अगला झटका कहीं और से नहीं बल्कि अपने घर से ही मिल जाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। देवेंद्र यादव 6 महीना जेल काट कर आए हैं। पुलिस सूत्रों की माने तो उनकी जमानत रुकवाने के लिए हर संभव कोशिश की गई। सुप्रीम कोर्ट में 8 लाख वाला एक वकील खड़ा किया गया था। काफी कोशिशें की गई थी, दलीलें और सबूत भी मजबूती से प्रस्तुत किए गए थे, लेकिन जिन कारणों से देवेंद्र यादव जेल में बंद थे, साक्ष्य साफ तौर पर बता भी रहे थे कि देवेंद्र यादव की साफ तौर पर एसपी कलेक्टर कार्यालय बड़ौदा बाजार में आगजनी वाले मामले में संलिप्तता थी। लोगों को भड़काने और दंगा कराने में भी उन्होंने भी खाद पानी देने का काम किया था। ऐसा पुलिस सूत्रों की ओर से जो डायरी प्रस्तुत की गई है, जो आरोप लगाए गए हैं, साफ तौर पर बता रहे हैं कि देवेंद्र यादव उसमें संलिप्त थे। लेकिन इस मामले में हमारे मजबूत सूत्र बता रहे हैं भूपेश बघेल से जिस तरह से देवेंद्र यादव की दूरियां बढ़ चुकी है, वहां तब उस वक्त भूपेश बघेल भाजपा के अपने मजबूत सूत्रों के साथ संपर्क में थे। वो चाहते थे कि हर हाल में वैसा ही हो जिससे छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की राह आसान रहे और वो पहले की तरह कांग्रेस के छत्तीसगढ़ में सर्वे सर्वा बने रहें। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है, जैसी करनी वैसी भरनी। छत्तीसगढ़ के विधानसभा में विधायक देवेंद्र यादव का व्यवहार चर्चा में बना हुआ है। 6 महीना जेल में रहने के बाद लोगों को लगा होगा कि उनके व्यवहार में थोड़ी शालीनता आई होगी, लेकिन ये ताजा रवैया देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं 6 महीना जेल में रहने के बावजूद देवेंद्र यादव का व्यवहार कुछ इस तरह से हो गया है जिस पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह को हस्तक्षेप करना पड़ा। देखिए जनता की बातें करेंगे, सीधे आप यहाँ विभाग आप को क्या कर रहे हैं? देखिए विधानसभा की मर्यादा है, विधानसभा में बोलने का तरीका है। विधानसभा सड़क नहीं है कि आप भाषण देने आ रहे हो। भूपेश बघेल के बेहद खासम खास बना दिए गए कवासी लखमा बीती 15 जनवरी से शराब घोटाले वाले मामले में जेल में है। ये एक ऐसा मामला है जो भूपेश बघेल की दुखती रग है, क्योंकि इस मामले में भी ईडी ने भूपेश बघेल के घर में छापेमारी की थी। तब तो नोट गिनने की मशीन भूपेश बघेल के घर के बाहर दिखी थी, लेकिन अंदर जो कुछ चल रहा था, चेतन बघेल जो भूपेश बघेल के पुत्र हैं, उनसे जो पूछताछ चल रही थी और बताया गया कि पप्पू बंसल और विजय भाटिया जो कलेक्शन लेकर के आते थे, उसमें चेतन बघेल की भी बड़ी भूमिका होती थी। अब राजनीति में इतने खुलेआम फजीयत होने के बावजूद यदि कोई नेता खुद को पाक साफ बताए तो ऐसे खुले अंदाज के कारण ही
आम जनता राजनीति से तौबा करती है। खुद को कभी छत्तीसगढ़ी अस्मिता और संस्कृति का मसीहा साबित करने की कोशिश करते रहे भूपेश बघेल ने अपने कार्यकाल के दौरान एक या दो नहीं बल्कि तीन बाहरी कांग्रेसी नेताओं को राज्यसभा का सांसद छत्तीसगढ़ के कोटे से बनाया। इस पर भी कांग्रेस और भूपेश बघेल की ओर से कोई सफाई नहीं आती। इस मुद्दे पर भाजपा की ओर से मंत्री केदार कश्यप ने भी आदिवासी नेता के रूप में अपनी बातें रखी कि क्या उनकी सरकार जब छत्तीसगढ़ में थी तब उन्होंने यहाँ पर जो बाहर के लोगों को सांसद बना करके भेजा, तब उनको यहाँ के आदिवासियों की चिंता नहीं थी। यहाँ के एक भी आदिवासी को आपने सांसद के लायक नहीं समझा। एक दिन पहले जब राहुल गांधी अपने घर पर छत्तीसगढ़ के नेताओं को छत्तीसगढ़ से दिल्ली में बुलाकर बातचीत कर रहे थे, फोटो खिंचवा रहे थे, तो उसमें शामिल दीपक बैज, फूलोदेवी नेताम, अमरजीत भगत, मोहन मरकाम, विधायक अनिला भेड़िया, विधायक लखेश्वर बघेल, विधायक विद्यावती सिदार, विधायक जनक ध्रुव, विधायक अंबिका मरकाम, इनमें से एक में भी इतनी हिम्मत नहीं रही होगी जो राहुल गांधी से ये पूछ सके कि आदिवासियों की बजाय किसी बाहरी कांग्रेसी नेता को राज्यसभा का सांसद क्यों बनाया। हाँ, एक मांग जरूर रखी गई कि राहुल गांधी लोकसभा में आदिवासियों को अलग धर्म कोड दे, ये मांग रखी गई। दरअसल ऐसा ही विचार इन दिनों गांधी परिवार खासकर राहुल गांधी को काफी सूट करता है, जो नए तरह की जाति आधारित पॉलिटिक्स करते हैं और जिस तरह से आदिवासियों को अलग धर्म का बताने की कोशिश की जाती रही। खासकर कवासी लखमा ने तो सार्वजनिक रूप से मंत्री रहते बातें कही। इसे साफ तौर पर सनातन एकता में चोट पहुंचती है। आदिवासियों को भारतीय जनता पार्टी या कोई हिंदूवादी संगठन या हमारी भारतीय संस्कृति भी अलग नहीं मानती, वो सनातनी है। लेकिन जानबूझकर नए नए मुद्दे उठाकर जिस तरह से लोगों को भड़काने की इन दिनों कोशिश की जा रही है, ऐसी राजनीति को जनता भी खूब समझ रही है। वैसे राजनीति से अपेक्षा की जाती है कि देश के कल्याण के लिए लोगों को एकजुट करे, लेकिन बांटने का काम राजनीति करती है। यहां में समझना होगा, 1 और 1 2 हो जाए तो ये गणित है, 1 और 1 11 हो जाए तो ये संगठन है, 1 और 1 मिलकर 1 हो जाए तो ये प्यार है, और 1 और 1 मिलकर 0 हो जाए तो ये आध्यात्म है, और यदि 1 को 1 से नहीं मिलने दिया जाए तो ये कूटनीति है, और यदि 1 के विरुद्ध 1 को खड़ा कर दिया जाए तो यही राजनीति है। लेकिन हमारा मानना है राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। अच्छी मनोदशा के साथ देश और समाज की सेवा के लिए अच्छे लोग राजनीति में आना चाहिए, तभी देश और समाज का भला होगा। अच्छे लोग राजनीति में आए जिससे बुरे लोग अपने मंसूबों में कामयाब ना हो सके। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, यदि अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपका प्यार यूं ही बना रहे। नमस्कार।